नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छिटपुट घटनाओं को छोड़ मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। लोकसभा के 102 सीटों पर 60.03% मतदान हुआ। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले गए। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव में 9 केंद्रीय मंत्रियों और कई दिग्गज नेताओं समेत 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। मतदान करने पहुंचे पक्ष विपक्ष के नेताओं ने ठोका जीत का दावा। केंद्रीय मंत्री और डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने अपना वोट डाला। वोट डालने से पहले उन्होंने कहा कि लोग बहुत खुशी से वोटिंग में शामिल हो रहे हैं। मोदी सरकार में नितिन गडकरी समेत कई मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान के दौरान नागपुर में भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान और उनकी पत्नी सुनीता बालियान ने कुटबी के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। यहां उनका मुकाबला सपा के हरेंद्र सिंह मलिक और बसपा के दारा सिंह प्रजापति से है। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान करने के बाद बाबा रामदेव ने कहा उनका वोट नशा मुक्त, रोग मुक्त और परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने नागपुर में अपना वोट डाला। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह ने अलवर में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने सभी से वोट करने की अपील भी की। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने जमुई में जीत का विश्वास जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण की 4 सीटें हम जीत रहे हैं। तमिलनाडु में सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। तमिलनाडु सरकार के मंत्री और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के अलवरपेट में वोट डाला। तमिलनाडु में डीएमके के मौजूदा सांसद और थूथुकुडी सीट से उम्मीदवार कनिमोई ने चेन्नई के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के अलवरपेट में अपना वोट डाला। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु के नीलगिरी से भाजपा के उम्मीदवार एल मुरुगन ने चेन्नई के कोयम्बेडु में मतदान किया। नीलगिरी से एल मुरुगन के खिलाफ डीएमके ने ए राजा और एआईएडीएमके ने डी लोकेश तमिल सेल्वन को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में तमिलनाडु के शिवगंगा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मतदान किया। तमिलनाडु में कई फिल्मी हस्तियों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय ने भी चेन्नई में अपना वोट डाला। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन ने अलवरपेट से अपना वोट डाला। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भंडारा गोंदिया में अपना वोट डाला और कहा कि इस बार जनता राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने तमिलनाडु की शिवगंगा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वोट डाला। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के चांदमारी में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव पर कहा निशित प्रामाणिक ने कि टीएमसी की आंखों में हारने का डर दिख रहा है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर शहर लोकसभा सीट पर अपना मतदान किया। वोट डालने के बाद दिया कुमारी ने कहा कि मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा करती है।
राजस्थान में लोकसभा के लिए 12 सीटों पर मतदान हुआ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपना वोट डाला। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हुआ। मतदान को लेकर नागरिकों में खास उत्साह देखा गया। युवाओं से लेकर वरिष्ठ वोटर्स तक सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर के मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। बस्तर छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट है जहां पहले चरण में अभूतपूर्व उत्साह के साथ मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर के बहुत से मतदान केंद्र अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। निष्पक्ष मतदान कराने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ में मतदान की पल पल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। ओवैसी का इस बार मुकाबला भाजपा की माधवी लता से होने वाला है। इस सीट पर एआईएमआईएम 1984 से लगातार जीतती आ रही है। दुनिया की सबसे छोटी कद की महिला ज्योति आमगे ने नागपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। ज्योति आमगे ने मतदान करने के बाद सभी लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने की अपील की। मणिपुर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि सभी पोलिंग बूथ पर शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ। बस्तर के चांदामेटा गांव में भी लोकतंत्र का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। आजादी के बाद इस गांव के लोगों ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया। गांव में पहली बार बने मतदान केंद्र में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने 26 अप्रैल के दिन भाजपा को वोट देने की अपील की। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा की सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है, जबकि कांग्रेस, सपा और बसपा सरकारों में किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक साथ आने पर भी चुटकी ली। उन्होंने दोनों दलों की तुष्टीकरण की नीति पर भी कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के दमोह में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने सनातन और राम मंदिर का अपमान करने पर इंडी गठबंधन के नेताओं को घेरा। पीएम ने इसके लिए विपक्षी दलों की वोट बैंक की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के विकास विरोधी रवैये पर जमकर हमला किया और लोगों से अपनी सरकार के कामकाज की उपलब्धियों पर वोट देने की अपील की। पीएम मोदी ने एनडीए सरकार के प्रयासों से पहुंचाई गई सिंचाई सुविधा का जिक्र किया और कहा कि इससे किसानों के लिए पानी की समस्या खत्म हुई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों की निंदा की और देश में निर्णायक सरकार के गठन की पुरजोर वकालत की। प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का चुनाव है। उन्होंने कहा, आज इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र का लक्ष्य अब दूर नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद अमित शाह ने कहा कि उनके लिए ये गर्व की बात है कि गांधीनगर सीट का प्रतिनिधित्व लालकृष्ण आडवाणी अटल जी ने किया और इस सीट से नरेंद्र मोदी खुद मतदाता हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के खम्मम में जनसभा और रोड शो किया। राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के गरीबी हटाओ के नारे पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में सफलता प्राप्त की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये दल ही समस्या के कारण है और भाजपा इसका समाधान है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के वायनाड में रोड शो किया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 सालों में 4 करोड़ मकान बनाकर दिए, जिसमें से 2 लाख मकान केवल केरल में बनाए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। बिहार के बेगूसराय से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हार चुकी हैं। उन्होंने कहा, बम के धमाकों से बीजेपी नहीं डरती है, बंगाल में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के समर्थन में रोड शो किया। आरजेडी नेता मीसा भारती ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने वर्षों में एनडीए ने बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण, बेरोजगारी और किसानों के हित की बातें की हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने छठी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की ओर से 11 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है। बसपा ने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ प्रत्याशी बदलकर अतहर जमाल लारी की जगह सैयद नियाज अली को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में समाजवादी पार्टी की शिकायत की है। भाजपा का आरोप है कि सपा ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर साइलेंट पीरियड के दौरान प्रचार कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष के इंडी गठबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन दिल्ली में है, यहां नहीं। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कश्मीर के लोगों का दिल नहीं जीत पाई। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का पहला सेट सौंप दिया है। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। वैश्विक स्तर पर सबसे अग्रणी और सबसे तेज सटीक निर्देशित हथियार के रूप में ब्रह्मोस ने भारत की निवारक क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। नलिन प्रभात को एनएसजी का नया डीजी नियुक्त किया गया। नलिन प्रभात आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं। आंध्र प्रदेश में नक्सलियों और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे में उनकी अहम भूमिका रही है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 4 मई तक के लिए टल गई है। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते 2 शिकायत कोर्ट में दायर की थी। शेयर बाजार में लगातार 4 दिन से जारी गिरावट पर आखिरकार ब्रेक लग गया। ग्लोबल मार्केट से मिले नकारात्मक संकेतों के बावजूद सेंसेक्स लगभग 600 अंकों की उछाल के साथ 73,088 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 151 अंक की तेजी देखी गई। निफ्टी दिन के अंत में 22,147 अंक पर बंद हुआ। चैट जीपीटी की मूल कंपनी ओपन एआई ने प्रज्ञा मिश्रा को भारत में अपने पहले कर्मचारी के रूप में रखा है। कंपनी में उनकी भूमिका गवर्नमेंट रिलेशंस हेड की होगी। इस पद पर काम करते हुए प्रज्ञा मिश्रा भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन से जुड़े नियमों को आकार देंगी। इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के 5 महीने के पोते एकाग्र रोहन मूर्ति और अमीर हो गए हैं। एकाग्र रोहन मूर्ति को 4.2 करोड़ का डिविडेंड मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चुनावी वर्ष में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए भारत की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आईएमएफ में एशिया व प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा, इस समय भारत की अर्थव्यवस्था में 6.8% की वृद्धि बहुत अच्छी है। महंगाई कम हो रही है। सोने की कीमत में मामूली गिरावट के साथ 72,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कीमत आ गई है। दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने जानकारी दी कि उत्पाद शुल्क से जीएसटी व्यवस्था में जाने के दौरान शिक्षा उपकर पर अमान्य क्रेडिट का दावा करने के लिए जीएसटी प्राधिकरण ने उस पर 1.83 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने बुल्गारिया के राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय SAI बुल्गारिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता का आदान प्रदान बढ़ाना है। चांदी की कीमत 106 रुपये की गिरावट के साथ 83,167 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। रूस से आयातित कच्चे तेल पर मिली भारी छूट के कारण भारत के कच्चे तेल के आयात का बिल वित्त वर्ष 2023-24 में 15.9% घटकर 132.4 अरब डॉलर रह गया है, जो इसके पहले वित्त वर्ष में 157.5 अरब डॉलर था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल के मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मध्य ईरान के शहर इस्फहान में जोरदार धमाकों की आवाज से सनसनी मच गई। इजराइल ने ईरान पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरानी अधिकारियों ने मिसाइल हमलों की बात स्वीकार नहीं की, लेकिन किसी संदिग्ध हवाई उपकरण को मार गिराने की बात जरूर की। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद दुनिया भर से संयम और शांति की अपीलें आने लगी। ईरान के इस्फहान में इजरायली मिसाइल हमले के दावे के बाद यूरोपीय आयोग की प्रमुख ने ईरान और इजराइल दोनों से ही कहा है कि वो ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे तनाव में इजाफा होता हो। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलने वाले ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था दुरुस्त करने का काम जोर शोर से चल रहा है। इस बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए खान पान की विशेष व्यवस्था की जा रही है। इटली के कैप्री में आयोजित G7 की बैठक के दौरान यूक्रेनी विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों से पर्याप्त मदद की मांग करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष को काफ़ी समय हो गया है और यूक्रेन को मदद की ज़रूरत है। फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने की इजराइल ने सराहना की, लेकिन फ़लस्तीन ने इसे अनुचित और अनैतिक करार देते हुए इसकी आलोचना की है। इटली में कैप्री द्वीप से लोगों को ले जा रही एक नौका नेपल्स में एक घाट से टकरा गई। इस घटना में कम से कम 29 लोग घायल हो गए हैं।
पाकिस्तान में भारी बारिश की वजह से पिछले 6 दिनों में 69 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के पूर्व में सीमावर्ती डोनियास्क क्षेत्र का दौरा किया और रक्षा स्थिति पर बैठक की। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के 12वें दौर में भी भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में भारत के डी गुकेश ने अजरबैजान के निजत अबासोव को हरा दिया। 12वें दौर में जीत के साथ गुकेश अब अंक तालिका में नेपो मनियाचची और हिकारू नाकामुरा के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंदा ने यान नेपोमनियाचची के साथ ड्रॉ खेला। वहीं एक अन्य मैच में भारत के विदित गुजराती को 12वें दौर में हार झेलनी पड़ी। उन्हें अमेरिका के फैबियानो कैरुआना ने हरा दिया। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के महिला वर्ग के 12वें दौर में भारत की आर वैशाली ने यूक्रेन की एना मुजिचुक को हरा दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।